दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन के लिए अचानक इतना प्यार कैसे? पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग तरह के डिप्लोमेसी में वो फंसे हुए हैं। एक तरफ बात करें पुतिन की या फिर बात करें अमेरिका की या फिर बात करें चीन की, तो इन तीनों के ट्रायंगल में वो जिस तरह से फंसे हैं, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाए पिछले कुछ वक्त से। अचानक चीन के लिए इतना प्यार कैसे? अब ये प्यार कहाँ कहाँ से उमड़ रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिनेश वोरा जी साथ जुड़े हुए हैं और सर के साथ ही हम समझेंगे, क्योंकि आईएएस अधिकारी सर आप रह चुके हैं, तो आपको ये मालूम है कि बजट में क्या कुछ प्यार नजर आया है चीन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी आपकी अच्छी खासी पकड़ है। सर, इस बात को थोड़ा तफसील से समझाइए कि इसको कैसे देखा जाए। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के लिए एक ऐसी रिश्ते की नींव रख चुके हैं जो कि जनता के सामने वो खुलकर बता भी नहीं सकते हैं? जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रित किया। प्रश्न तो वाजिब है, लेकिन इसको थोड़ी सी गहराई में जाकर देखने की आवश्यकता है। दरअसल हम सिर्फ इसको भारत के एंगल से ना देखें, बल्कि वैश्विक एंगल से देखें तो हमें चीज़ों की क्लैरिटी ज़्यादा हमारे पास आ पाएगी। हुआ क्या है एक्चुअली? दुनिया सारी जिसे कहते हैं ना कि सप्लाई चेन्स, उससे बंधी हुई है। हर कोई किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। और अगर ये सप्लाई चेन कहीं से टूटती है, तो फिर उसके दुष्परिणाम सभी को भोगने पड़ते हैं। भारत ने इन दुष्परिणामों को, मुझे लगता है कि समय रहते पहले से समझने की कोशिश कर ली है। पिछले 2-3 वर्षों में पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक समीकरण बदले हैं, जो सप्लाई लाइंस के हैं। और वहां पर कुछ नए गुट बनते हुए आपके सामने आ रहे हैं। ये गुट जो है, इसमें रूस, चीन और खास तौर से ईरान, पाकिस्तान तो ऑलरेडी उनके साथ में है, ये एक ग्रुप बनता है। और बाकी नाटो का ग्रुप और अमेरिका का ग्रुप अलग है। भारत इन दोनों के बीच में अपना एक अलग पोल बनाना चाहता है। इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसके आधार पर बजट बना। ये इकोनॉमिक सर्वे अपने आप में इसलिए अलग था कि इसने एक अलग लकीर पकड़ ली, जो आज से पहले कभी देखने में नहीं आई थी। इकोनॉमिक सर्वे ने पहली बार इस बात को पूरी तरह एक्नॉलेज किया कि चाइना इस समय इतनी बड़ी ताकत बन चुका है सप्लाई चेन्स के अंदर कि उसके बिना शायद किसी भी दुनिया की शक्ति का सप्लाई चेन्स में सरवाइव करना लगभग नामुमकिन है। मैं लगभग नामुमकिन वाली बात कर रहा हूं। अब ये बात और है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरअसल अगर चीन की थोड़ी सी तारीफ कर दो तो उनको देशद्रोही मान लिया जाता है। और सरकार भी लगातार कहती है कि चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य नहीं हो सकते और उसके साथ जो हमारे एक रिलेशनशिप है वो स्ट्रेन्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप की स्ट्रेनिंग हमारे ट्रेड को प्रभावित नहीं कर रही है। ट्रेड इंक्रीज होता चला जा रहा है। दो शब्द आते हैं अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर, वही इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहे गए। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते नहीं हैं, ना ही आरबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हैं। अगर वो पढ़े तो उनको उस वैश्विक चुनौती का पता लगेगा जिसका मेंशन निर्मला सीतारमण ने अपने बजट के अंदर भी किया। वो जो दो टर्मिनोलॉजी जिनका उपयोग किया गया खास तौर से इकोनॉमिक सर्वे के उन चैप्टर्स में, जो बेसिकली इस चीज को समझते हैं कि मीडियम टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म में हमारा ग्रोथ विजन क्या होगा और चाइना के साथ क्या हम दुश्मनी लेकर और आगे जा सकते हैं, और अगर वो दुश्मनी ज्यादा करते हैं तो उसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये जो कीमत चुकाने वाली बात है, यहीं पर आकर मोदी सरकार की कलम रुक जाती कि भाई ये कीमत तो बहुत भारी हो जाएगी। अब वो दो टर्मिनोलॉजीज मैं बताता हूं जिनका उपयोग किया गया है खास तौर से इस इकोनॉमिक सर्वे में, कि क्या चीन की इकोनॉमी से
टोटल डीकपलिंग संभव है क्या? अब ये डीकपलिंग वर्ड जो है बहुत बार वेस्ट के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया है, भारत के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि यानी कि पूरा डिस्कनेक्ट चाइना के साथ हो सकता है क्या? ये सारी बातें मैं आपको बताऊं इकोनॉमिक सर्वे से आई है निकलकर, और यही बजट का आधार भी बना है, क्योंकि बजट में जो सहूलियत दी गई है चाइनीज कंपनियों को जो इंपोर्ट के अंदर, उसका आधार ही इकोनॉमिक सर्वे है। तो पृष्ठभूमि वहां बना दी गई थी। तो वहां से जो बात निकलती है कि ये जो डीकपलिंग है, क्या हम डीकपलिंग कर सकेंगे? अगर कुछ साल पहले की बात देखी जाए तो जहां पर ट्रंप प्रशासन ने कुछ प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी और कुछ इस किस्म की कोशिश की गई थी कि अमेरिकन इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी से डीकपल कर दिया जाए, लेकिन उसका इतना ज्यादा विरोध हुआ था क्योंकि आधी अमेरिकन कंपनियां तो चीन में काम करती हैं, तो सारा का सारा अमेरिका की जो जीडीपी है और जो उनका अपना व्यापार है वो दुष्परिणामों में आ जाता है। तो अल्टीमेटली वो सारा आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। फिर उसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी आती है डीकपलिंग के बाद। कोई डीकपलिंग तो इस दुनिया में संभव नहीं है, हम डीकपल नहीं कर सकते किसी के साथ, यानी कि वो डी लिंकिंग हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो डी लिंकिंग नहीं कर सकते हम। अब जिन दर्शकों को नहीं पता डी कपलिंग क्या होता है, जैसे कपलिंग्स क्या होते हैं, जैसे दो रेल के डब्बे होते हैं ना, दोनों जुड़े रहते हैं तो उनके बीच में कपलिंग्स होती हैं। तो कपलिंग टूट जाए तो दोनों डब्बे अलग हो जाते हैं, उनके आपस में कोई संबंध नहीं रहता। तो डी कपलिंग का मतलब वही होता है कि बीच का जो उनका कपलिंग है उसको तोड़ दिया जाए। तो ये अमेरिका ने समझा कि भाई डी कपलिंग तो नहीं किया जा सकता। फिर कहते हैं डी लिंकिंग भी नहीं किया जा सकता। डी लिंकिंग करने का मतलब है कि आत्महत्या कर लेना ट्रेड के अंदर। तो फिर डी रिस्किंग किया जाए, जो दूसरी टर्मिनोलॉजी आती है डी रिस्किंग, यानी कि रिस्क को कैसे कम किया जाए। यानी कि सब कुछ चलता रहेगा, व्यापार भी चलता रहेगा, लेकिन क्या उसके अंदर हम रिस्क एलिमेंट को कम कर सकते हैं क्या? इसको अमेरिका ने भी समझा है और उसको भारत ने समझा, और यही चीज जो था वो हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बहुत बड़े रूप में एलाबोरेट किया गया। अब यहां पे एक चीज थी कि विल मोदी गवर्नमेंट बाइट द बुलेट? अब इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मोदी गवर्नमेंट हैज वर्चुअली बिटन द बुलेट, आई टेल यू। वो वर्चुअली उस राह पर चल पड़ी है जहां पर उसने कहा कि चीन से हमें संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। कुछ लोग इससे बड़े हर्ट फील कर रहे हैं इस पूरी पॉलिसी के दिन। वो कह रहे हैं कि सारी जिंदगी हमें पाठ पढ़ाए गए कि चीन हमारा दुश्मन है और अचानक से हमारा चीन सबसे प्यारा दोस्त बन गया। वो इसमें भारत की हार देखते हैं। हालत तो ये कि अगर आप चीन की प्रशंसा कर दो तो लोग आपको देशद्रोही कहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे भारत के लोग, कई विश्लेषक भी, जिन्हें शायद चीन की समझ नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जिन्हें चीन की समझ नहीं है वो सुबह से लेकर शाम तक चीन का फातिया पढ़ते हैं और कहते हैं कि चीन तो खत्म हो गया है साहब और चीन के बस की कुछ नहीं है, अब तो भारत ही विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि चीन दुनिया की फैक्ट्री है, इट्स फैक्ट्री टू द वर्ल्ड, और उसके इस रुतबे में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। भारत को पहले लगता था कि हो सकता है कि कुछ लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो है शायद चाइना उस स्पेस को वैकेट कर दे तो भारत उस लाइट मैन्युफैक्चरिंग को ऑक्युपाई कर ले। लेकिन ऑफ लेट जो संकेत मिले कि चाइना ने अब ये फैसला किया है कि वो उस लाइट मैन्युफैक्चरिंग को भी वैकेट नहीं करने जा रहा उस डोमेन को, तो भारत की उन आशाओं पर भी तुषारापात हो गया। बहुत लोग कहते हैं कि चीन की इकोनॉमी तो खत्म हो गई है, जबकि चीन की इकोनॉमी 5% की दशा से आगे बढ़ रही है। 5% का जीडीपी बहुत फास्ट होता है, हम भले ही 8% पे हैं और इस साल 6.5 और 7 पे आएंगे, लेकिन $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी और $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। हमसे 5.5 गुना ज्यादा पावरफुल इकोनॉमी है। इस बात का एहसास इकोनॉमिक सर्वे में बजट से पहले जो हमारे नागेश्वरम साहब हैं, जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने सर्वे बनाया भारत सरकार की ओर से, उन्होंने एक्नॉलेज किया है। चीन के लिए कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब मैं अगर फिगर बताऊं आपको कि चीन की इकोनॉमी जो 20 ट्रिलियन की है, उसका जो एक्सपोर्ट है पिछले साल का, कैलेंडर ईयर का 2024 का 2023 का, वो $3.4 ट्रिलियन है। $3.4 ट्रिलियन, विच इज इक्वलेंट टू
$3,400 बिलियन। $1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन होते हैं। $1 बिलियन के अंदर 8,400 करोड़ रुपए होते हैं इंडिया के। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो जितना इंडिया का ऑलमोस्ट जीडीपी है, हमारी जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, उतना तो चीन का पिछले साल एक्सपोर्ट था, और हम उसका फातिया पढ़ रहे हैं, चीन खत्म हो गया। लेकिन अंदर खाते भारत सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि अगर हम बहुत ज्यादा चीन को कॉन्फ्रंट करते हैं और अगर हम डी कपल या डी लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमारे लिए ये आत्महत्या करने जैसा हो। लेकिन इसी बीजेपी ने, इसी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा वर्ग भारत में ऐसा खड़ा कर लिया जो बेसिकली चाइना की हेट पे खड़ा है, चाइना की घृणा के ऊपर खड़ा हुआ है। अब उस वर्ग का क्या करें जो सुबह शाम चीन को गालियां देता है, हमारा दुश्मन है। अब यहां से कुछ चीजें निकलती हैं जिसको निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में रेखांकित किया, लेकिन थोड़ा छुपा के, थोड़ा ढक के, थोड़ा कह के, थोड़ा ना कह के, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अगर मैंने ज्यादा खुल के कहा तो हमें या मोदी सरकार को जनता के बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर क्या होता है, भारत को एक बात बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गई कि भाई डी कपलिंग तो हम नहीं कर सकते, डी लिंकिंग नहीं कर सकते, डी रिस्किंग कर सकते हैं, लेकिन चीन के साथ अगर हमें जिंदा रहना है तो चीन के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। समस्या क्या है आज की डेट में? यूरोप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, अमेरिका मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, जापान और कोरिया स्मॉल लेवल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दुनिया की पूरी जो जीडीपी है वो $100 ट्रिलियन की है, उसमें $30 ट्रिलियन अमेरिका है और $20 ट्रिलियन चाइना है। तो आधी इकॉनमी तो इनकी है। हाँ, आप अगर उनमें से किसी एक पार्टनर के साथ भी अगर डी कपलिंग करते हैं तो दिस इज लाइक ए सुसाइड। अब इसको जब इकोनॉमिक सर्विस में लाया जाता है तो वहां से 180 डिग्री का टर्न आता है, और शुरुआत में ही 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके अंदर ड्रास्टिक ड्यूटी रिडक्शंस की जाती हैं, 0% तक भी आ जाती हैं, जिसमें एक सोलर सेल्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट तो 0% पे आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स तो पूरा का पूरा खोल दिया, और वो भी बहुत कम ड्यूटी के ऊपर स्लैशेस आ जाते हैं कस्टम्स ड्यूटी के। ये इस बात का इंडिकेशन था कि भाई हम तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते लेकिन असेंबलिंग करने को तैयार हैं, और रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा? रॉ मटेरियल चाइना से मिलेगा। एक बात और कही इस बजट के अंदर जो वहां से ढकी छुपी जुबान में, जो कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर खुलेआम कह दी गई थी, वो ये थी कि चीन से एफडीआई बढ़ाने की जरूरत है। ये बात आज से पहले कभी नहीं कही गई। चीन से एफडीआई तो स्क्रूटनी में चला गया था, और चीन को ढकने के लिए उन्होंने सभी पड़ोसी देशों से जो एफडीआई आना था वो सबको इकट्ठा करके एक चादर में लपेट के कहा कि जो भी पड़ोसी देशों से एफडीआई आएगा आएगा उसको हम स्क्रूटनाइज करेंगे और केस बाय केस अप्रूवल देंगे। अचानक से ये ब्लैंकेट परमिशन कैसे आई चीन के लिए? ये सोचने वाली बात है। और इनका कहना था कि 2-3 चीजें हैं जो हमें चीन से चाहिए, जो हमारे पास नहीं है, जो दुनिया के पास भी नहीं है। एक तो वहां से हमें एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट उनके पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है। यानी कि भारत अब इस बात को महसूस कर रहा है कि भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि चाइना हैज गॉट द मनी, चाइना हैज गॉट द टेक्नोलॉजी, चाइना हैज गॉट द सो कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो हमारे पास नहीं है। और भारत की इंडस्ट्री बहुत लंबे टाइम तक इस बात की डिमांड करती रही थी, भाई चाइना के एक्सपर्ट्स के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो वीजा के प्रतिबंध लगाए गए, उसको आप खोलिए, हमारी हालत खराब हो रही है, हमारी इंडस्ट्री सफर कर रही है। और जो आपने प्रतिबंध लगाए हैं उससे हमें नुकसान हुआ। आपने जो एप्स वगैरह जो थोड़े बहुत कैंसिल कर रहे थे, बैन कर रहे थे, कर दिए, लेकिन अल्टीमेटली उसका कुछ फल निकला नहीं, उसका नुकसान हुआ। इसने इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को डैमेज किया, और इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को रेखांकित किया कि हां, हमें इसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। दरअसल हुआ क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो दुनिया के, मैंने शुरुआत में बात कही थी कि नए समीकरण बन रहे हैं, चाइना के ऊपर अमेरिकन प्रतिबंध आ रहे हैं, तो चाइना को एक रास्ता चाहिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन तक पहुंचने का, इन केस चाइना के ऊपर प्रतिबंध बढ़ जाते हैं। तो चाइना का, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल का माल है, अगर वो इंडिया आता है और इंडिया में आके असेंबल होता है, तो वापस से वो अपनी यूरोप की और अमेरिका की मार्केट को रीगेन कर सकता है। कैसे? एग्जाम्पल देता हूं।
रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया के ऊपर अमेरिका ने सारे प्रतिबंध लगा दिए, कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन क्या वो कड़े प्रतिबंध उसको फायदा दे पाए? नहीं दे पाए। हुआ क्या? हुआ ये कि सबसे पहले जो क्रूड ऑयल था उसको बंद किया था और यूरोप की गैस सप्लाई बंद हो गई थी। यूरोप तड़प कर रह गया। भारत ने मौका ताड़ा, रूस से सस्ता क्रूड लिया, इंडिया में रिफाइन किया और पेट्रोल डीजल सारा का सारा जो था वो यूरोप को सप्लाई किया। अमेरिका को जरूरत नहीं थी, वो तो सरप्लस में है। तो यूरोप खुश था कि भारत हमको सप्लाई कर रहा है, लेकिन यूरोप को यह भी पता था कि क्रूड ऑयल तो रशिया से आ रहा है, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि उसकी जरूरत पूरी हो रही थी। आज की डेट में बिना ऊर्जा के आप चल नहीं सकते। भारत ने इस बात को पहचाना। चाइना इस बात को पहचानता है कि भारत के साथ जो रूस की दोस्ती है उसको बरकरार रखा जाए, और इन केस हमारे ऊपर, अब मेरे ऊपर भी अगर अमेरिका के और नाटो के प्रतिबंध आते हैं तो मेरे पास एक रास्ता खुल जाए कि भारत के द्वारा मैं चीजों को असेंबल करवा के मिडिल ईस्ट, अमेरिका और ईयू की मार्केट को मैं रेफर कर सकूं या फीड कर सकूं। इस बात के लिए मुझे लगता है कि संकेत मिले हैं इस इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में, जब यहां पर सारी छूट दी गई है, कि लगता है कि भारत ने एक अंदर ही अंदर कोई ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रूस अपना चीन और भारत के बीच में कोई एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। उस अंडरस्टैंडिंग को आधार बना के ये सारी की सारी छूट दी गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। ये सबसे बड़ा संकेत है इस बजट का। हमें बजट को, जो बाकी टैक्सेस जो इंक्रीज किए गए हैं या डिक्रीज किए गए हैं, या आउटलेज जो इंक्रीज डिक्रीज किए गए हैं, वो माइनर थिंग है इसके अंदर। लेकिन दुनिया में जो वैश्विक समीकरण बदले हैं वो इसके एक बड़े, मुझे लगता है कि आउटकम्स हैं। यहां पर कुछ चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि इंडिया को कैसे चोट लगी है। रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगता है। रशिया हैज गॉट द 80% ऑफ टाइटेनियम। जो दुनिया की 80% की टाइटेनियम की सप्लाई है वो रशिया करता है। दुनिया के 70% निकल की सप्लाई जो है चीन करता है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब टाइटेनियम को पूरा बैन कर दिया तो टाइटेनियम अमेरिका नहीं पहुंचा। अमेरिका नहीं पहुंचा तो इंडिया का जो तेजस प्रोडक्ट था, उसके जो इंजन थे जो टाइटेनियम और निकल से बनते हैं, वो इफेक्टेड हो गए, उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही। अमेरिका कहता है मेरे पास टाइटेनियम ही नहीं है, मेरे पास निकल की सप्लाई नहीं आ रही है, मैं इंजन कहां से बनाऊं, मैं बड़ी मुश्किल से अपने इंजन बना पा रहा हूं। तो तेजस का प्रोजेक्ट जो है एक किस्म से खटाई में पड़ा हुआ है, और उनकी जो सप्लाई लाइन्स है पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। इंडिया अब इस बात को समझ रहा है कि अगर मैंने चाइना के साथ सप्लाई लाइन तोड़ दी अपनी जिद में आके कि चाइना मेरा दुश्मन है, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब इंडिया को इस बात का भी इस इकोनॉमिक सर्वे में एहसास हुआ है कि हम चाइना की अर्थव्यवस्था के मुकाबले बहुत छोटे हैं। वी आर नो वेयर एक्चुअली। $20 ट्रिलियन के मुकाबले हम $3.6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हम कोई भी मैन्युफैक्चर्ड चीज यूरोप को, जापान को, कोरिया को, या ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को, कनाडा को सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ना अफ्रीका को, ना लैटिन अमेरिका को। हमारे पास वो प्रोवेस नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तो हमें एक तरह से बैकफुट पे आना पड़ेगा। इंडिया हैज गॉन टू द बैकफुट, एक्नॉलेज कि चाइना इज ए मेगा पावर। अब ये जो बैकफुट पे आया है, ये क्यों आया है, उसके पीछे एक बेसिक कारण था। इंडिया इज बेसिकली व्हाइट कॉलर इकोनॉमी, जबकि चाइना जो है वो ब्लू कॉलर इकोनॉमी है। ब्लू कॉलर इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप बॉयलर सूट पहन के ग्रीस के अंदर हाथ गंदे कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं। भारत वो नहीं कर रहा है। भारत व्हाइट कॉलर में था और आईटी रिवोल्यूशन में गया, लेकिन आईटी रिवोल्यूशन को अब धक्का लगा है क्योंकि एआई आ गया। एआई का जितना इंपैक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सर्विसेज में है। जहां भारत की पूरी फोटे थी तो भारत को वहां चोट लग रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को एआई की कोई चोट नहीं लग रही, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो है उसको एआई की चोट नहीं पहुंचेगी, लेकिन सर्विसेज को पहुंच जाती है। अब जो लाइट इंजीनियरिंग का, जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग का जो एक फील्ड था, जो इंडिया बहुत समय से सोच रहा था कि चाइना वैकेट करेगा और सब इंडिया के पास आएगा, चाइना हैज कैंसल्ड दैट प्लान एंड चाइना सेज आई विल रिमेन हियर, और मैं अपनी जो शक्ति इसको और बढ़ाऊंगा। अब यहां से इंडिया पूरा बैकफिट पे आता है। अब इंडिया को रियलाइज हुआ कि हम चाइना से कंपीट नहीं कर सकते, तो चाइना के साथ दोस्ती कर ली जाए। हम चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं कि हम अपने इंपोर्ट्स को यहां पर इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे पास रॉ मटेरियल सस्ता आएगा और हम असेंबल करके आगे भेज पाएंगे, जो बेसिकली मोबाइल का एक मॉडल है जो कामयाब हो रहा है इंडिया में। अब इंडिया चाहता है कि चाइना से ज्यादा एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए।
अभी तक तो आपने उसको बैन कर दिया था, अभी तक तो आप स्क्रूटिनाइज कर रहे थे, सेलेक्टिव बेसिस पे केस टू केस कर रहे थे। अचानक से आपका हृदय परिवर्तन हो गया और होते ही आप कहते हैं कि हमें चाइना से एफडीआई चाहिए, हमें चाइना से टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें चाइना से एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना कि रियलिटी जो है ना, ये बहुत हार्ड है, ये बाइट करती है। और ये बाइट की जाने वाली जो क्या कहते हैं कि जो रियलिटी है, ये अपने आप में बहुत अलग है। देखिए, हम सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा नहीं है, सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा जो है वो चीन ही है। हमें ऐसा लगता है कि हमें इस बात की समझ तो आई है और शायद इस बात की एक स्वीकृति भी आई है कि भाई, हम चीन के साथ इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। हम चीन के साथ रेस नहीं कर सकते, हमारे पास वो एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? वही है कि चीन से जो जुड़ी सामग्रियां हैं, उसका इंपोर्ट बढ़ाया जाए, इंडिया में उसका इंपोर्ट ड्यूटीज कम की जाए, व्यापार घाटा बढ़ता तो बढ़े, लेकिन अल्टीमेटली हम हो सकता है कि कुछ चीजों को भारत में धीरे-धीरे बनाने में सफल हो जाए। ये चर्चा अब गंभीर रूप ले गई। इस चर्चा को जब इकोनॉमिक सर्वे ने रेखांकित किया, तो बहुत सारे लोगों की भवें तननी शुरू हो गई कि अभी तक मोदी सरकार तो भाई पूरी की पूरी चीन के साथ दुश्मनी निकाल रही थी। अचानक से इतना प्यार कैसे कि चीन ही चीन हो रहा है? यानी कि हालात ऐसे हैं कि अब भारत सरकार सच का सामना तैयार करने को देखने को तैयार हो रही है कि सच क्या है। सच अब जो है ना, अब बाइट करना शुरू हो गया है। ये समझ आ गया कि डीकपलिंग नहीं हो सकता है, डी-रिस्किंग हो सकता है। डी-रिस्किंग जो पश्चिम देश करते हैं। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग के बिना आप बड़ी पावर नहीं बन सकते। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप चीन से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते किसी भी हालत में। इस बात को आप बिल्कुल मैं कहता हूं कि ध्यान रखिएगा कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे यहां पर। करेंगे तो शायद आत्महत्या करने जैसा होगा। अमेरिका ने पहले कोशिश करके देखी, लेकिन अमेरिका ने बहुत ज्यादा मार खाई क्योंकि उनकी उनके पास जो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी आती है, खासतौर से सेमीकंडक्टर आते हैं, रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स जो पूरा एकाधिकार है चाइना का, उसके बिना तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो यूएस मैन्युफैक्चरिंग इस टाइम अनप्रोडक्टिव हो गई, लेकिन चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिव भी है और समय के साथ चल रही है। अमेरिका चाहता था कि वो एक चिप वार शुरू करके चीन का जो उत्थान है उसको कर्टेल करे, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास एक और पावर थी जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की थी। तो कुछ ऐसा हो गया कि अमेरिका चाहकर भी चीन के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहा है, और थोड़े बहुत लगाएगा तो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने इस बात को समय पर समझा है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज हुई है इस पूरे के पूरे बजट के अंदर, जिसको मुझे लगता है कि रेखांकित करना अब जरूरी हो गया था। और शायद मैं इस मुद्दे को जितना एक एलोबरेट कर रहा हूं खास तौर से इस प्रोग्राम के अंदर, अभी तक मैंने पहले किसी और प्रोग्राम में नहीं किया था। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि वो जो सारा का सारा रेखांकन इकोनॉमिक सर्वे में आया और जिसको छुपते छुपाते जिसे देखा जाए निर्मला सीतारमन ने इस बजट में पेश किया, जो कि मोदी जी चाहते थे कि इंडिया इज बाइटिंग द बुलेट राइट नाउ, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस बजट का सबसे बड़ा लब्बो लुआब यही है कि इंडिया हैज अगेन टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना इन ए वेरी बिग वे, कि इसके बिना गुजारा नहीं चल सकता है। मुझे लगता है कि शायद वो क्या कहते हैं ना, सो कॉल्ड वो छदम देश प्रेम से निकलकर जहां पर कि आप देशद्रोही हो गए चीन के चक्कर में, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब उस क्या कहते हैं कि उस बुलेट को बाइट करने को तैयार है कि जहां शायद उसे भी गालियां पड़ेंगी कि वो चीन के प्रति प्रेम क्यों है, लेकिन जो कंपल्शंस हैं दुनिया के इस समय, वहां पर आप चीन से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। इट्स ए मैन्युफैक्चरिंग जायंट, इट्स ए फैक्ट्री टू द सो कॉल्ड वर्ल्ड। और जो लोग चीन का फातिया पढ़ रहे हैं, उन्हें पीछे मुड़कर कम से कम अपनी पृष्ठभूमि को फिर से देख लेना चाहिए कि आप कहां खड़े हो और वो कहां खड़ा है। मुझे लगता है कि दिस रियलिटी बाइट मस्ट बी रियलाइज्ड बाय एवरीबॉडी, और ये वो सच है जो मैं आपके चैनल पे आज जाहिर कर रहा हूं, विनीता जी। और ये बहुत चिंता की बात है सर, क्योंकि जहां पर चीन तो अपने फोकस पर चल रहा है, लेकिन भारत ही काफी डिफोकस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जिसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सलाम करना, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो या फिर आपको दबाने की कोशिश क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप उस लकीर पर चल पड़े हैं क्योंकि आपने अपनी कोई लकीर खुद बनाई ही नहीं। शायद यही परेशानी इस वक्त दिखाई दे रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। आपने बहुत विस्तार से ये पूरी सिचुएशन
बताइए कि किस तरह से इस वक्त चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं नरेंद्र मोदी। देश में तो दिखा रहे हैं कि हम 56 इंच की छाती के साथ चल रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। वक्त का एक इंतजार बात मैं रहेगा। कहना चाहूंगा, ये घुटने सिर्फ भारत नहीं टेक रहा है, ये घुटने यूरोप ने भी टेके हैं, घुटने अमेरिका ने भी टेके हैं, घुटने जापान ने भी टेके हैं, घुटने ऑस्ट्रेलिया ने भी टेके हैं, कोरिया ने भी टेके हैं, वियतनाम। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आज चाइना से दुश्मनी लेकर सर्वाइव कर पाए। दिस ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। जी, लेकिन सर ऐसे में कम से कम देश प्रेम की बात चाइना के सामने टक्कर लेते हुए वो उस तरह का मोशन फ्लोट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जनता के सामने सच्चाई भी क्लैरिटी के साथ देनी चाहिए। अगर आपने बजट में इतनी चालाकी से, समझदारी से इस बात को रख दिया और लोगों को पता तक नहीं चला, लोग सोच रहे हैं कि देखिए कितना बड़ा बजट जो है वो इसी में बिजी है कि चंद्रबाबू नायडू को 15,000 करोड़, 26,000 करोड़ बिहार को दे दिया है और इस तरह चल रहा है। लेकिन वहीं पर नाक के नीचे कुछ और एक तस्वीर चल रही है। ठीक है कि वो पूरे दुनिया में कई देशों को मानना पड़ रहा है कि चीन बहुत ताकतवर है और उसके बगैर गुजारा नहीं चल सकता, लेकिन यहाँ पर जनता के सामने क्लैरिटी रखना बड़ा जरूरी है। जो बात आपने सिचुएशन को क्लैरिटी से भी बताया है, उम्मीद यही करेंगे कि आने वाले वक्त में पीएम मोदी भी कम से कम एक सिचुएशन क्लियर करें। देश के मुखिया होने के नाते जनता को ये जरूर बताएं कि हम किस लकीर पर जा रहे हैं। सिर्फ वोट के इमोशंस का खेल ना करें कि देखिए हम 56 इंच की छाती के साथ लड़ने के लिए निकल पड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका बहुत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।